हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 25, जिसमें हम पढ़ेंगे ईंधन सेल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले की प्रीवियस 24 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे जाके मैं प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ ये चैप्टर हमने पढ़ाया है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने पहले वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। तो आप आई बटन पे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दूसरी वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ईंधन सेल, जिसे इंग्लिश में फ्यूल सेल भी कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था 1932 में थॉमस बेकन द्वारा। और उन्होंने जो क्षारीय ईंधन सेल निर्मित किया था, NaOH और KOH का था वो ईंधन, वो क्षारीय इसलिए कहलाते हैं। तो जो ईंधन बनाया था उसकी पावर थी, ऊर्जा थी 5 किलोवाट। ठीक है, तो ये जो थॉमस बेकन द्वारा बनाया गया पहला ईंधन सेल है, उसको बेकन ईंधन सेल ही नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो अब परिभाषा देखें कि ईंधन सेल होता क्या है। अभी तक हमने बहुत से सेल पढ़े, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, लेकिन ये एक अलग टाइप का सेल है जो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल से हटके है। ठीक है, प्राथमिक सेल हमने पढ़े थे मरकरी सेल, लेक्लांसी सेल। द्वितीयक सेल हमने पढ़े थे लेड संचायक बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी। आज हम पढ़ रहे हैं ईंधन सेल। और ईंधन सेल इन सभी सेलों में, प्राथमिक और द्वितीयक जो भी सेल बताए हैं उनमें सबसे बेस्ट माने जाते हैं और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते वो हम कार्यप्रणाली में पढ़ेंगे। तो परिभाषा सेम वही है, सेल है तो ये गैल्वेनिक सेल है। तो ये करते क्या हैं, तो वह गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ईंधन सेल कहलाता है। देखिए, ईंधन सेल एक होगा तो ये गैल्वेनिक सेल ही, जिसमें एनोड ऋणात्मक कैथोड धनात्मक होगा, लेकिन इसमें जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा होगी, जो भी आप ईंधन ले रहे हो, कार्बन ले रहे हो, सॉरी CO2 ले रहे हो, H2 गैस ले रहे हो, O2 ले रहे हो, ये ईंधन का काम करेंगे। या मीथेनॉल ले रहे हो, तो ये क्या होंगे, ये जो ईंधन होंगे इनकी जो रासायनिक ऊर्जा होगी, जो रासायनिक अभिक्रियाएं ये करेंगे, तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया करने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। तो उस समय जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, वही ऊर्जा, वही रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। और उस विद्युत ऊर्जा का यूज हम विभिन्न उपकरणों को संचालित करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल यूज किया जाने वाला ये सबसे अच्छा सेल है जो पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता और पावर भी इसकी अच्छी होती है, सेल विभव भी अच्छा होता है और अधिकतर इसका यूज किया जाने लगा है। तो जैसा कि इसमें लिखा ही है कि सभी सेलों की तुलना में, जो मैंने प्राथमिक द्वितीयक सेल बताए थे और ये जो मैं बता रही हूँ ईंधन सेल, इन सभी में सबसे अच्छी दक्षता, अगर एफिशिएंसी कहें, सबसे अच्छी पावर इन्हीं सेलों की होती है। इसलिए दक्षता ज्यादा होने के कारण, पावर ज्यादा होने के कारण इन्हीं का यूज किया जाता है। तो ईंधन, कौन कौन से ईंधन, जैसे मैं नाम ले रही हूँ ईंधन सेल, तो इसमें ईंधन होता क्या है जिससे सेल का निर्माण होता है। तो ईंधन आप ले सकते हो हाइड्रोजन, मीथेन, CH3OH। ठीक है, और इसके अलावा O2 भी होता है, O2 मैंने लिखा है, O3 भी होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ईंधन जो भी होता है, जितना भी आपने पदार्थ लिखा है उसका 75% वो किस में बदल जाए, तो जो भी अभिक्रिया हो रही होगी उसका 75%, ठीक है, अधिकतम 75% को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसकी दक्षता लगभग हम मान सकते हैं कि, और जो जितने भी हम सेल और पढ़ रहे थे उनकी दक्षता पता है आपको कितनी होती है, 40%, 30%, 40%, 50, मैक्सिमम 50। जितने भी सेल हमने पढ़े थे, मतलब जो भी उनके अंदर अभिक्रिया हो रही होगी उस अभिक्रिया से केवल लगभग 40 to 50% ही हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। लेकिन इन सेलों से, ईंधन सेलों से हमें 75% हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो ये सेल इसलिए अच्छे माने जाते हैं। अब ईंधन सेलों के प्रकार की बात करें तो ईंधन सेल एक प्रकार के नहीं होते, ईंधन सेल बहुत से प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि क्षारीय ईंधन सेल होता है, जो सबसे पहले थॉमस बेकन द्वारा डिस्कवर किया था। उच्च तापीय ईंधन सेल होते हैं, धातु हाइड्राइड ईंधन सेल होते हैं, रेडॉक्स ईंधन सेल होते हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। द्रवित कार्बोनेट ईंधन सेल, एक ये होता है लिक्विड कार्बोनेट वाला, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, और हमें पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स,
इनसे भी ईंधन सेल निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण को हम प्रदूषित करते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये 12th और बीएससी लेवल में है, और बाकी जो मैंने लिखे हुए हैं ये सब हायर लेवल में है। प्रकार को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे H2O2 ईंधन सेल जो हमें पढ़ना है उसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना की बात करें तो H2O2 ईंधन सेल जो है सबसे बाहर इनका एक बाह्य आवरण होगा जैसा कि सभी में था। तो देखिए इधर मैं एक डायग्राम शो कर रही हूँ, ये है हमारा H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले आपको ये बाहर बैगनी कलर का जो मैंने शो किया है ये तो केवल कलरिंग के लिए किया है मैंने। एक आप देख सकते हैं एक बाहरी आवरण मैंने लगाया है। इस आवरण के अगर हम लेफ्ट में देखें बाएं देखें तो दो जगह से ये खुला हुआ है, ठीक है। किसी बुक में एक जगह से भी बीचों बीच से भी खुला दिखाते हैं, ये तो एक तरीका है खाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो ईंधन सेल बनाया गया था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा ऐसा कुछ ईंधन सेल होता है, ठीक है। तो हमने एक थोड़ी सिंप्लीफाइड करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे जो छिद्र होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रसारित किया जाएगा अंदर सेल के अंदर, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो अनयूज्ड है जिसका यूज नहीं किया जाएगा, जो बची हुई हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जो जल बनता है इसमें ये भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर राइट साइड में भी देखेंगे तो अपर और बिलो में ऊपर और नीचे दो छिद्र हैं, ठीक है, इनलेट और ये आउटलेट होगा। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को अंदर भेजेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो बची हुई ऑक्सीजन गैस है जिसका यूज नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और बस इतना समझ लीजिए यहाँ पर जो गैस प्रसारित करते हैं अंदर ऑक्सीजन हो या यहाँ से हाइड्रोजन गैस हो, ये 50 ATM 50 वायुमंडलीय दाब पर प्रसारित की जाती है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे, लिखा भी है मैंने इसमें, ठीक है, एनोड। एनोड ऋणात्मक प्लेट होती है, तो ये है एनोड, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें जो ये ब्राउन कलर की मैंने प्लेट दिखाई इसके बीच बीच में छिद्र दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, आर पार जाने के लिए छिद्र हैं। तो ये जो ऋणात्मक प्लेट होती है जिसे हम एनोड कहते हैं ये छिद्रित होती है, इसके बीच बीच में छेद होते हैं। वो छिद्रित इसलिए होती है ताकि हाइड्रोजन गैस इससे आर पार निकल सके, यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर जा सके। क्या है, तो ये जो मैंने बोला था एनोड छिद्रित, ये बनी रहती है ग्रेफाइट की छड़। पहले भी हमने पढ़ा था कि एनोड और सेलों में भी पढ़ा था, प्राथमिक सेल में भी, लेक्लांसी सेल में भी बताया था कि लेक्लांसी सेल शुष्क सेल जो होता है रेडियो में लगने वाला सेल वो किसका बना होता है, कार्बन की छड़ का। देख लीजिए कुछ ऐसे छड़ होती है ग्रेफाइट छड़। तो लेकिन ये ग्रेफाइट छड़ तो हार्ड है जो मैंने ये शो की, लेकिन ये पोरस होगी, छिद्रित होगी। ये जो छिद्र होते हैं इन छिद्र में चारों ओर से एक जैसे कोई एक समझ लीजिए ना सर्किल है, जैसे कि ये है, ये कैप है, इस कैप में ये कैप दिखाई दे रहा है, इस कैप के चारों ओर एक पतली सी कोटिंग करते हैं, एक पतली सी परत लगाते हैं किसकी, उत्प्रेरक की, ठीक है। तो वो यहाँ भी होगा एनोड में, ठीक है, कर दिया। तो लिखा है ऋणात्मक प्लेट एनोड का निर्माण सरंध्र छिद्रित, सरंध्र मतलब छिद्रित ग्रेफाइट छड़ से होता है। ऐसे ये जो आपको कैथोड दिखाई दे रहा है इसमें भी ये छड़ जो आपको दिखाई दे रही है इसके बीच बीच में छिद्र हैं। तो कैथोड जो धन प्लेट होती है इसका निर्माण भी छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ से होता है, ये भी ग्रेफाइट की छड़ से बना है। अब मैंने बोला है जो छिद्र हैं, जैसे इसके कैप के अंदर मैंने बोला था कैप के अंदर क्या रहता है, आपको दिख रहा है कैप के अंदर काफी जगह है, तो ये जैसे छिद्र है मान लीजिए, ठीक है। इसके चारों एक पतली सी परत लगाई जाएगी, वो परत किसकी होगी, उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक क्या क्या हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम पीडी हो सकता है, एजी चांदी हो सकता है, सिल्वर, या धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ में जो छिद्र होते हैं उसके चारों पतली सी कोटिंग की जाएगी। और ये इसलिए कोटिंग की जाती है क्योंकि आपको पता है अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे किसके बाद, रासायनिक बलगतिकी के बाद उसमें एक चैप्टर है अधिशोषण। तो ये जो होते हैं ना ये धातु पृष्ठ या ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को अपने में क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। इस वजह से इसमें उत्प्रेरक की कवरिंग की जाती है, एक पतली सी लेयर लगाई जाएगी इन सब में, ताकि यहाँ से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को ये अंदर भेज सके, एड्सॉर्ब कर सके, एड्सॉर्ब करना, ठीक है। इसके अलावा आप बीच में आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर, मैंने थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पिंक कलर से दिखाया। तो ये पूरा पिंक कलर यहाँ पर मैं करना भूल गई, तो पूरा पिंक कलर का एक सॉल्यूशन भरा है, ये होता है विद्युत अपघट्य। तो आप चाहें तो विद्युत अपघट्य आप KOH का डाल सकते हैं या NaOH का डाल सकते हैं, OH नेगेटिव आयन होने चाहिए, तो ये विद्युत अपघट्य के रूप में काम करेगा। और
एनोड ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट कैथोड को एमीटर से जोड़ देंगे। चूंकि मैंने बताया था कि एमीटर में ये जो एरो है वो एरो बताएगा जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस दिशा को, क्योंकि हमें पता है वैसे भी एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर को जाएंगे। तो अमीटर में जितना भी पाठ्यांक आएगा, ई सेल आएगा, सेल विभव, वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा में होगा, मतलब एनोड से कैथोड की ओर को होगा एरो। इस सेल के अगर सेल विभव की बात करें तो कुछ बुक्स में 0.9 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 0.9, और कुछ बुक्स में 1 वोल्ट लिखा है। तो 0.9 ना लिख के हम उसको 1 वोल्ट ही कर देते हैं, तो इसका विभव होता है 1 वोल्ट। तो अब देखिएगा कार्यप्रणाली। 50 वायुमंडलीय दाब, मतलब जो हाइड्रोजन गैस आपने एनोड पे डालनी थी, इधर से एनोड पे आपने डालनी थी हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे आपने कौन सी प्रसारित करनी थी, ऑक्सीजन गैस। जब इनको अंदर को प्रेशराइज किया जाता है, इन एनोड और कैथोड में अंदर डाला जाता है, तो उस समय आप कितने का दाब लगाओगे, 50 वायुमंडलीय दाब लगाएंगे, ठीक है, 50 एटीएम कह सकते हैं। तो क्या होती है अभिक्रियाएं, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग। तो आपको पता है एनोड पर कौन सी गैस भेजी जा रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस पर जब 50 वायुमंडलीय दाब, उच्च दाब लगाया जाता है, तो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन क्या है, एनोड पर जा रही है, और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ब्रेक होगा और अपने इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे कैथोड की ओर। तो और हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो किस में बदल जाएगा, H पॉजिटिव आयन में। और H पॉजिटिव आयन जो विलयन में यहाँ पर विद्युत अपघट्य रखे हुए हैं, विद्युत अपघट्य मतलब KOH, इसके नेगेटिव आयन मतलब OH नेगेटिव से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। कैसे करता है देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आप H2 लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से H2 गैस भेजा, ठीक है, HH हाइड्रोजन गैस भेज दी, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को जैसे ही ये यहाँ जाएगा इस सरण चित्र में, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर अधिशोषित कर लेगा। ये जो उत्प्रेरक की छड़ है, हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित किया। अब यहाँ पर क्योंकि ये एनोड छड़ है, ये एनोड क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी। तो आपको पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरे हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो ये किस में बदल गया, H पॉजिटिव आयन में, 2 H पॉजिटिव बने, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। तो ये 2 H पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन पाए जाते हैं, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, तो अगर 2 H पॉजिटिव है तो वो 2 OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, ऐसा तो हम जानते हैं। तो H पॉजिटिव OH से रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो HOH मतलब क्या होता है, H2 का निर्माण करेगा, ठीक है। तो होगा वही, H2 टूटेगा, बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 1 पॉजिटिव, और दूसरे हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 1 पॉजिटिव। तो टोटल बन गया 2H पॉजिटिव। ये अभिक्रिया करेगा 2OH नेगेटिव से बनाएगा H2O, ठीक है, H2O का निर्माण करेगा। तो कुल अभिक्रिया को देखने से पहले हम कैथोड में आते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 2। जैसे HH लिया है वैसे एक और ले लेंगे, H2 2 लेंगे। तो अगर एक हाइड्रोजन को तोड़ के 2 H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो अगर हम 2 हाइड्रोजन 2 H2 को तोड़ें तो कितने बन जाएंगे, 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से, तो टोटल 4 H पॉजिटिव बने। तो हमें 4 ही क्या चाहिए, 4 OH नेगेटिव। तो 2 H2 लेंगे तो बनेंगे 4 H पॉजिटिव आयन, क्योंकि HH एक H2 से 2 H पॉजिटिव बन रहे हैं, तो 2 H2 से कितने बनेंगे, 4 H पॉजिटिव। तो ये 4 H पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे उतने ही निगेटिव आयन से, मतलब 4 OH नेगेटिव आयन से। तो क्या बनेगा, एक H पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव, एक H2O बनाते हैं। वैसे 4 H पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव कितने बनाएंगे, 4 H2O। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीज कट हो रही है। 4 H पॉजिटिव से 4 H पॉजिटिव कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ये हो गया हमारा H2। इसको ऐसे ना लिख के इसको ओपन करके लिखा है ताकि आपको थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो H2 प्लस यहाँ बचा है OH, और ये तो कट चुका था ना, 4 OH पॉजिटिव से 4 H पॉजिटिव कट चुका था, और यहाँ क्या बचा 4 H2O, और ये भी मैंने लिखना भूल गई, 2 H2 है, और ये बच गया था 4 OH नेगेटिव आयन इक्वल टू ये बनाया 4 H2। और इलेक्ट्रॉन भी देखिए, अगर एक H इसने दिया, एक H इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर आप बाहर से 2 ले रहे हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, वैसे एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसलिए कट किया है मैंने दोबारा से,
ताकि आप एक एक करके समझें। अब हम जाते हैं कैथोड धन प्लेट में। तो जो धनात्मक प्लेट है कैथोड, यहाँ पर हम कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं अंदर, देखिएगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस अंदर भेजी जाती है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन गैस अंदर भेजे जाने पर ऑक्सीजन गैस को जब हम दाब लगा के इस कंपार्टमेंट में भेजते हैं, दाएं वाले कंपार्टमेंट में, होगा वही ग्रेफाइट की छड़ से क्या होगा, ग्रेफाइट की छड़ में ऑक्सीजन जाएगा। तो जैसे ही इस छड़ में यहाँ पर उत्प्रेरक द्वारा ऑक्सीजन गैस को अवशोषित कर लिया जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे, कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो अभिक्रिया कुछ ऐसी होगी। देखिए ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, उच्च दाब पर जब कैथोड की छड़ों के छिद्रों में प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, H2O से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर क्या निर्मित हुआ था, H पॉजिटिव OH निगेटिव से अभिक्रिया करके H2O का निर्माण हुआ था। इस H2O से जो भी H2O बनेगा उसके साथ ये यहाँ से आने वाली ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी, ठीक है, और OH निगेटिव आयन का निर्माण करेगा। कैसे करेगा अभिक्रिया में, देखिए ऑक्सीजन आएगा, वो यहाँ से आने वाले H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। H2O जरूरी नहीं है कि इसने 4H2O लिया है तो आप भी यहाँ पर 4H2O लो। यहाँ से हमने केवल 2H2O लिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4H2O में से हमने 2H2O ले लिए और 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बना देगा 4OH निगेटिव। अब आप कहोगे तो हमने रट लिया, नहीं, ट्रिक से बता रही हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, आप क्या लिखना, O डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, ठीक है। और H2O 2 ले रहे हैं, H2O को खोल के कैसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ही इधर भी लिख लीजिए। एक H2O को ऐसे लिख लीजिए, H आगे OH पीछे, एक में क्या लिख लीजिएगा, H पीछे मतलब उधर और OH इधर, ठीक है। अब होगा क्या, बहुत आसान है, O2 का बीच से बॉन्ड तोड़ दीजिए, पहले प्लस माइनस लिख दीजिए। H पे आता है डेल्टा पॉजिटिव, OH पे आता है डेल्टा निगेटिव, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी कार्बनिक रसायन में। H पे आता है नेगेटिव पॉजिटिव और OH पे आते हैं नेगेटिव। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे होता है 2 निगेटिव, ठीक है। ये O के साथ H जुड़ा है बच्चों, ठीक है, O के साथ H जुड़ा है इसलिए एक ही निगेटिव, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन वैसे अकेले है तो O पे 2 निगेटिव लिख लीजिए डेल्टा, और इस ऑक्सीजन पे भी डेल्टा 2 निगेटिव, बॉन्ड ब्रेक। तो देखिएगा ये वाला O तो इस H के साथ मिलेगा, ठीक है, ये O इस H के साथ भेज दो और इस वाले O को इस H के साथ भेज दो। तो कितने H बन रहे हैं देख लीजिए, ये बॉन्ड हुआ, एक OH ये बना, दूसरा OH ये बना, तीसरा OH ये बना और चौथा OH ये बना, तो टोटल 4 OH बन गए। अब आपने कहा कि चार्ज क्या आएगा, आवेश क्या आएगा, तो मैंने बोला था जैसे HOH है, एक H2O है, इसमें H पे डेल्टा पॉजिटिव, OH पे डेल्टा निगेटिव। देखिए डेल्टा तब तक आता है जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे आ जाएगा, डेल्टा हटा देंगे, एक निगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव, ठीक है। इस पे भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 निगेटिव,